नाजरीन, सुल्तान के दरबार में सन्नाटा फैला हुआ था। वहां पर मौजूद हर शख्स हैरत से आंखें फाड़े उस लड़की की तरफ देख रहा था, जबकि लोगों ने अपने दांतों में उंगलियां दबा ली थी। सुल्तान खुद पहली बार इस तरह खामोश बैठे थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या जवाब दे। सुल्तान की जिंदगी का ये पहला ऐसा मामला था जिसने सुल्तान को यूं खामोश करवा दिया था। सुल्तान हैरत के मारे उस लड़की की तरफ देख रहे थे। उस लड़की की आंखों में बेबसी नजर आ रही थी। उसके जिस्म के ऊपर फटे हुए लिबास उसकी बात की गवाही दे रहे थे, लेकिन फिर भी सुल्तान कोई भी फैसला लेने से पहले हिचकिचा रहे थे। उन्हें उस लड़की के कहे हुए अल्फाज के ऊपर यकीन नहीं था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। सुल्तान के तमाम मुशीर भी उस वक्त खामोश बैठे थे। उन्हें उस लड़की के ऊपर यकीन नहीं था। वो यही सोच रहे थे कि यकीनन वो लड़की झूठ बोल रही है, और उनमें से एक ने उठकर ताज़िम सुल्तान को खिराजतैन पेश करते हुए कहा, सुल्तान आजम, यकीनन ये लड़की झूठ बोल रही है। क्या ऐसा भी कभी हो सकता है जैसा ये लड़की कह रही है? कोई जिहोश इंसान ऐसी बात नहीं कर सकता। जबकि सुल्तान खामोश बैठे हुए थे, दूसरा मुशीर भी पहले मुशीर की हिमायत में उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम मुशीर आला सच कह रहे हैं। वाकई ये लड़की झूठ बोल रही है। यकीनन इसके पीछे कोई और बात होगी और हमें मामले की तहकीकात करके ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। सुल्तान ने उन दोनों की बात बगौर सुनी, लेकिन कहने लगे, मैं आप दोनों अहबाब की राय का एहतराम करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। मैं कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले सकता जिससे किसी की हुर्मत पर हर्फ आता हो और मेरे इंसाफ पर उंगलियां उठाई जाए। इसलिए मैं उस लड़की को अभी कुछ वक्त की मोहलत दे रहा हूं। तब तक मैं तमाम सबूतों और शवाहिद पर गौर करूंगा और फिर ही फैसला किया जाएगा। अभी ये लड़की अपनी इद्दत पूरी कर ले और इसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। ये कहकर सुल्तान ने दरबार बर्खास्त कर दिया। ताहम पहली बार सुल्तान के चेहरे के ऊपर फिक्र और परेशानी थी। सुल्तान को लग रहा था कि जैसे उस लड़की के साथ कोई ऐसी बात भी जुड़ी है जो या तो वो छुपा रही है या फिर बताना नहीं चाहती। इसीलिए सुल्तान ने उस लड़की की इद्दत खत्म होने तक इंतजार करने का कहा। सुल्तान के जहन में कुछ चल रहा था जिसे किसी भी आम इंसान को समझने के लिए बहुत वक्त लगता, क्योंकि सुल्तान इस तरह हवा में कोई भी फैसला नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने फैसले को हर तरह से जांच परख कर ही करना था ताकि उस लड़की के साथ मुकम्मल इंसाफ हो सके। सुल्तान के उठते ही वहां पर मौजूद दरबारी एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर करने लगे और सोचने लगे कि यकीनन सुल्तान ने उस लड़की के साथ हमदर्दी दिखाई है, वरना ये लड़की तो साफ साफ झूठी मालूम होती है। ऐसी बातें कोई पागल मजनू ही कर सकता है जैसी ये बातें कर रही है, क्योंकि वो सब सुल्तान के फैसले का एहतराम करते हैं। इसलिए उन्होंने सुल्तान के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की और दरबार बर्खास्त हो गया। वो लड़की भी अपनी पसमानदा हालत के साथ वापस कुटिया में चली गई। उसके पास आखिरी उम्मीद सिर्फ सुल्तान ही थे, जिनके पास वो इंसाफ के लिए गई थी, और उसे पूरी उम्मीद थी कि सुल्तान उसके साथ इंसाफ जरूर करेंगे, क्योंकि उनके इंसाफ का एक जमाना गवाह है और जिस तरह की फहम और फरासत से वो फैसला करते हैं, यकीनन उसकी फरियाद के मुताबिक फैसला भी उसी तरह किया जाएगा। उस लड़की का नाम शहरबानो था और वह एक 19 साल की खूबसूरत और जवान लड़की थी। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि हाथ लगाने से मैली हो जाए। इसी वजह से उसके माँ बाप उसे छुपा कर रखते, घर से बाहर निकलने न देते, जबकि उसकी माँ हमेशा उसके अच्छे नसीब की दुआ करती। लड़की जब भी घर से बाहर निकलती तो हमेशा पर्दे का एहतमाम करके ही बाहर निकलती। यही वजह थी कि आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। लेकिन फिर भी इलाके के उबाश लड़के अक्सर उसके घर के करीब डेरा डाले रखते और उस लड़की का चेहरा एक बार देख लेने की ख्वाहिश रखते। लेकिन उस लड़की के वालिद के एहतराम की वजह से वो एक हद से तजावुज न करते।
ताहम शहरबानो बखूबी जानती थी कि वो लड़के क्यों वहां पर खड़े होते हैं, लेकिन वो हमेशा खुद को ढांप कर रखती और अपने चेहरे को छुपा कर रखती। शहरबानो ने दीनी तालीम हासिल की थी और वो हमेशा दीन के अहकामात पर अमल करने की कोशिश करती थी। शहरबानो जब जवान हुई तो उसके रिश्ते के लिए बहुत सारे पैगाम आए, लेकिन उसके मां बाप ने अभी किसी भी पैगाम को मंजूर नहीं किया था। वो अपनी बेटी की शादी दीन के हिसाब से करना चाहते थे, इसलिए वो किसी ऐसे लड़के को देख रहे थे जो कि हाफिज कुरान हो और दीनी तालीम याफ्ता हो। मां बाप इसीलिए उसके रिश्ते के लिए थोड़ा सा फिक्रमंद थे, क्योंकि शहरबानो उनकी इकलौती बेटी थी और वो उसके लिए बेहतरीन रिश्ता चाहते थे। इसलिए जैसे ही हाफिज नईम का रिश्ता शहरबानो के लिए आया तो उसके वालिद ने थोड़ी सी तहकीक करके वो रिश्ता कबूल कर लिया। वो हर लिहाज से अच्छा रिश्ता था। शहरबानो के निकाह की तारीख पक्की हो गई और यूं उसके निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। शहरबानो बहुत खुश थी, क्योंकि हाफिज नईम हर लिहाज से एक अच्छा और मोतबर रिश्ता था। जो निकाह के दिन करीब आ रहे थे, शहरबानो की घबराहट में इजाफा हो रहा था। उसने अपनी मां से इस बात का जिक्र किया तो उसकी मां कहने लगी कि जब लड़की की शादी हो रही होती है तब ऐसी घबराहट फितरी तौर पर उस पर तारी हो जाती है। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। लेकिन शहरबानो को इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि उसका दिल इतना घबराता क्यों है और बजाय खुश होने के वो अजीब सोच में घिरी रहती है। शहरबानो की कैफियत अजीब सी हो रही थी और उसका दिल चाह रहा था वो इस निकाह के लिए मना कर दे, लेकिन वो अपने मां बाप को दुख नहीं देना चाहती थी, जिन्होंने उसके लिए बेहतरीन रिश्ता तलाश किया था। इसलिए खामोश रही, लेकिन अपनी कैफियत की वजह से वो परेशान थी। उसकी छठी हिस्स उसे बार बार किसी गलत बात का इशारा दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ होने वाला है, लेकिन शहरबानो ने इन बातों पर तवज्जो नहीं दी थी। शहरबानो ने अपनी इबादत में इजाफा कर दिया था। उसने अपने जिक्र और अज़कार में इजाफा कर दिया था और वो पहले से ज्यादा मसरूफ हो गई थी। उसकी मां उसे इबादत में मसरूफ देखकर खुश होती, लेकिन उन्हें दर हकीकत अंदर की बात का इल्म नहीं था कि शहरबानो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। निकाह से 2 दिन पहले शहरबानो जब रात के वक्त सोई तो उसी रात उसे एक अजीब सा ख्वाब दिखाई दिया, जिसने उसे लर्जा कर रख दिया। उसने ख्वाब में देखा कि वो दुल्हन बनी सेज पर बैठी हुई है। उस वक्त उसने श्रृंगार किया हुआ है, जेवर पहना हुआ है और लाल रंग के सूट में वो बिस्तर पर बैठी है कि इतने में उसका शौहर अंदर कमरे में आता है। शहरबानो शर्मोह की वजह से सिमट सी जाती है, लेकिन जैसे ही उसका शौहर करीब आता है तो शहरबानो के बिस्तर के इर्द गिर्द सांप ही सांप उगाते हैं। शहरबानो घबरा जाती है और चीखने लगती है। उसका शौहर भी घबराकर कमरे से बाहर भाग जाता है, जबकि उसके बाहर भागने के बाद वो सांप गायब हो जाते हैं। शहरबानो बहुत हैरान होती है और अपने बिस्तर को हैरानी से देखती है, जहां पर अब कोई सांप मौजूद नहीं था, जबकि इससे पहले यहां पर इतने सांप मौजूद थे कि शहरबानो को लग रहा था कि वो सब मिलकर उसके ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन उसके शौहर के बाहर भागते ही वो सब सांप गायब हो गए। घबराहट के आलम में शहरबानो की एकदम आंख खुल गई और वो अपने ख्वाब को सोचकर परेशान होने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई ख्वाब उसने देखा है। पहले तो वो अपनी मां को इस ख्वाब के बारे में बताने लगी थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। 2 दिन बाद उसका निकाह था और उसकी मां बहुत खुश थी। इस तरह के ख्वाब के बारे में बताकर उन्हें मजीद परेशान नहीं कर सकती थी, इसलिए शहरबानो ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। ताहम उसके अपने चेहरे से मालूम होता था कि वो किसी मुस्तकिल परेशानी में मुब्तला है। खैर, उन छोटे छोटे इशारों को वो समझ नहीं पाई थी। और फिर जिस दिन उसका निकाह हुआ, निकाह के वक्त भी उसके ऊपर बहुत घबराहट तारी थी और उसका दिल चाहता था कि वो यहां से भाग जाए, लेकिन उसने हाफिज नईम को अपनी ज़ौजियत में कबूल कर लिया।
और वो हाफिज नईम के निकाह में आ गई। शहरबानो की रुखसती हो गई। उसकी मां बाप उसकी रुखसती पर बहुत उदास और मलूल नजर आ रहे थे, क्योंकि शहरबानो उनकी इकलौती बेटी थी और उसके जाने के बाद घर खाली हो गया था। ताहम शहरबानो दिल में ढेरों वसवसे लिए रुखसत होकर हाफिज नईम के घर आ गई। जिस किसी ने भी शहरबानो को देखा उसके हुस्न का गर्विदा हो गया। खुद हाफिज नईम भी शहरबानो की पहली झलक देखते ही उसका दीवाना हो गया था। शहरबानो उस वक्त अपने कमरे में मौजूद हाफिज नईम का इंतजार कर रही थी कि उनकी शबे उरूसी थी। हाफिज नईम के इंतजार में शहरबानो की आंख लग गई और वो नींद में चली गई। कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो वो हैरान हो गई। शहरबानो उस वक्त एक घने जंगल में मौजूद थी और उसके इर्द गिर्द सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था। शहरबानो एकदम खौफजदा हो गई और उठकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन उठते ही दर्द की कराहें उसके होठों से निकलने लगी। उसका लिबास फटा हुआ था और जिस्म पर जगह जगह नोचों के निशान थे, जैसे किसी ने उसके जिस्म को नोचा हो। शहरबानो की हालत उस वक्त खराब थी और उसे उठकर चला भी नहीं जा रहा था। वो बहुत घबरा गई थी और रोने वाली हो गई थी। शहरबानो ने ऊंची ऊंची आवाज में अपने शौहर को पुकारा, लेकिन वहां पर इर्द गिर्द कोई भी न था। दूर दूर तक फैला सन्नाटा और अंधेरा उसका साथी था। शहरबानो ज़ारो कतार रोने लगी। वो परेशान हो गई थी कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। उसके जिस्म पर उसे साफ महसूस हो रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती की है, लेकिन शहरबानो को इसके बारे में कुछ याद न था। शहरबानो अपने जिस्म पर मौजूद लिबास को देख रही थी जो जगह जगह से फटा हुआ था और उससे जागती हुई खरोंचे साफ नजर आ रही थी। शहरबानो को एकदम खुद से घिन महसूस हुई और वो हाथ मार मार कर जैसे इन खरोंचों को मिटा देना चाहती थी, लेकिन वो खरोंचे मुस्तकिल उसके जिस्म पर मौजूद थी। शहरबानो रोने लगी और रोते रोते जाने कब बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो अपने घर में उसी बिस्तर पर मौजूद थी जहां पर वो अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। शहरबानो एकदम उठ बैठी। उसका शौहर सामने ही खूंखार नजरों से उसे देख रहा था। उसे होश में आता देखकर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूं, अब तुम यहां से चली जाओ। मैं ऐसी किसी भी बदकार औरत को अपने घर पर नहीं रख सकता जो शादी की पहली रात मेरे घर से गायब हो जाए और कहीं और मुंह काला करके वापस आ जाए। तुम यहां से चली जाओ। हाफिज नईम ने उसके बाद उसे 3 बार तलाक दे दी। शहरबानो उसे रोकती रही, उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ वो देख रहा है वो सब गलत है। इसमें शहरबानो की मर्जी शामिल नहीं थी। शहरबानो को तो मालूम भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन हाफिज नईम ने उसकी एक न सुनी। उसका यही कहना था कि अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहां से चली जाओ। शहरबानो अपने दुखते हुए वजूद को उठाए उठ खड़ी हुई और अपने पैरों को घसीटते हुए घर से बाहर आ गई। रात का आखिरी पहर था और वो एक दिन की दुल्हन जो रात के वक्त तलाक याफ्ता हो गई थी, अपने घर की तरफ चल पड़ी। उसे यहां से रास्ते का तो मालूम नहीं था, लेकिन वो अंदाजे से ही अपने मां बाप के घर की तरफ चल पड़ी। सारे रास्ते वो रोती आई। उसकी आंखों में गहरी बेबसी थी और सारा वजूद दुख की हालत में था। शहरबानो सारे रास्ते सोचती आई आखिर उसके साथ ये सब क्यों हुआ, किसने किया, कौन उसके साथ ऐसी गलत हरकत कर सकता है। लेकिन शहरबानो को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसे अपने मां बाप का ख्याल आया कि आखिर वो उन्हें जाकर क्या बताएगी कि वो क्यों तलाक लेकर आ गई है, उसके शौहर ने क्यों उसे घर से निकाल दिया है। शहरबानो यही सब सोचती हुई जब उनके घर के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा खटखटाते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी हिम्मत यहीं तक थी। शहरबानो को जब होश आया तो वो अपने घर में अपने बिस्तर पर मौजूद थी।
उसके माँ बाप उसके इर्द गिर्द परेशान बैठे थे। ताहम उस वक्त शहरबानो का वजूद चादर में ढका हुआ था। शहरबानो उन दोनों की तरफ देखकर बेआवाज आंसू बहाने लगी। उसे होश में आता देखकर उसकी मां एकदम उसकी तरफ बढ़ी और कहने लगी, शहरबानो, क्या हुआ है बेटा? तू रात को दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी। क्या हुआ है आखिर, कुछ बता तो सही। शहरबानो की मां ने उसे पूछा तो शहरबानो के पास उस वक्त सिवाय आंसुओं के और कुछ भी नहीं था, जबकि उसके मां बाप उसकी तरफ मुंतजिर निगाहों से देख रहे थे। उन्हें शहरबानो पर गुजरने वाली क्यामत का कुछ कुछ तो अंदाजा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असल बात क्या है। और जब शहरबानो ने रोते हुए हिचकियों के दौरान उन्हें सारी बात बताई तो वो दोनों हैरान और परेशानी के मारे दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि शहरबानो ऐसी कोई बात कर सकती है या उसके साथ ऐसा कुछ हो चुका होगा। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। शहरबानो का बाप हिम्मत करके आगे बढ़ा, कहने लगा, बेटी मुझे सच बताओ, क्या वाकई ऐसा है? शहरबानो ने हाँ में सर हिला दिया तो उसके बाप के चेहरे पर परेशानी और खौफ की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उन दोनों को शहरबानो का गम खाने लगा। एक तो न जाने किसने शहरबानो के साथ ये बदकारी की और फिर दूसरी तरफ उसके शौहर ने इस जुर्म की पादाश में उसे तलाक दे दी। शहरबानो अब इद्दत में थी। वो काजी के पास जाना चाहती थी और इस मामले को पेश करना चाहती थी, जबकि उसके मां बाप ने उसे मना कर दिया और कहने लगे कि अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम काजी के पास मत जाओ। अगर तुम काजी की अदालत में पेश हो गई तो हमारी इज्जत उछाली जाएगी। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और इन सवालों के नतीजों में तरह तरह की बातें बाहर आएंगी। हम नहीं चाहते कि तुम पर या हमारे ऊपर कोई हर्फ आए, इसलिए इस बात को खामोशी से पी जाओ। लेकिन शहरबानो के ऊपर उस रात ने जो गहरे असर छोड़े थे वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। छोटी सी उम्र में उसके वजूद पर इतने गहरे जख्म लगे और फिर इन जख्मों के नतीजे में उसकी रूह दर्द महसूस करती रही। शहरबानो से वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यही वजह थी कि वो काजी के पास इंसाफ लेने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन अपने मां बाप की इल्तिजा के आगे वो बेबस हो गई और उसने काजी के पास जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। वो खामोशी से घर बैठ गई, लेकिन जब जब उसे अपने जिस्म पर मौजूद खरोंचे नजर आती उसकी कैफियत दौरे वाली हो जाती। वो अपने हाथों को फेर फेर कर उन निशानों को हटाना चाहती थी। वो अपने आप को मारने लगती। उसके मां बाप उसे संभालते संभालते निढाल हो रहे थे, लेकिन शहरबानो की हालत काफी देर इसी तरह रहती और फिर वो उसी दौरे की कैफियत में बेहोश हो जाती। उसके मां बाप बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर शहरबानो के साथ ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों बूढ़े थे और अपनी बेटी की खुशियों के लिए उन्होंने उसकी शादी की थी, लेकिन उनकी बेटी तो न खत्म होने वाले जख्म लेकर वापस लौट आई। शहरबानो के मां बाप को अब सिर्फ उसकी फिक्र खाई जा रही थी। शहरबानो की इद्दत तो खत्म हो चुकी थी और अब वो पहले से कुछ बेहतर भी थी। उसकी मां और बाप उसका बहुत ख्याल रखते, उसके ऊपर मुख्तलिफ कुरानी आयात पढ़कर फूंकते, उसकी सेहत का ख्याल रखते। उसकी मां हर वक्त उसके साथ रहती। यही वजह थी कि वो पहले से बेहतर थी। उसके जिस्म पर मौजूद खरोंचे भी खत्म हो चुकी थी। शहरबानो को जब भी वो रात याद आती वो जलने लगती। उसकी रूह जख्मी होने लगती। वो तड़पने लगती। शहरबानो को अक्सर एक ख्वाब परेशान करता। जब से वो तलाक होकर घर वापस आई थी, वो ख्वाब उसे हर हफ्ते 15 दिन के बाद दिखाई देता। वो देखती कि वो दुल्हन के लिबास में बिस्तर पर लेटी हुई है और उसके ऊपर 2 वजूद झुके हुए हैं। वो 2 वजूद कुछ अजीबोगरीब हुलिये के मालिक होते हैं। उनकी कदो कामत काफी बड़ी होती है और वो शहरबानो के ऊपर झुके होते। शहरबानो जब ये ख्वाब देखती तो एकदम चिल्लाकर उठ बैठती। उसे अपने रोंगटे खड़े महसूस होते, लेकिन ये कैफियत कुछ देर के बाद खत्म हो जाती। वो आज तक इस ख्वाब को समझ नहीं सकी थी।
अपने माँ बाप को उस बारे में बता नहीं सकी। शहरबानो की तलाक को साल गुजर चुका था और अब वो जिंदगी की तरफ लौट आई थी। उसे अब वो बुरा ख्वाब भी दिखाई देना बंद हो गया था। इसी असना में उसके माँ बाप ने दोबारा उसकी शादी का सोचा। शहरबानो से जब उन्होंने बात की तो वो बेबसी से उनकी तरफ देखती रह गई और कहने लगी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। आपको अच्छी तरह मालूम है कि पहले मेरे साथ क्या हुआ। अब मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं चाहती। शहरबानो ने बेबसी भरे लहजे में दुख से कहा तो उसकी मां फौरन तड़प उठी, कहने लगी, अल्लाह न करे अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। तुम परेशान न हो। अगर पहली बार तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। अब की बार सब अच्छा हो जाएगा, तुम यकीन रखो। शहरबानो की मां ने उसे तसल्ली दी तो शहरबानो बेबस हो गई। वो अपने मां बाप के आगे कुछ बोल ही न सकी और यूं उसके मां बाप ने दोबारा उसके लिए रिश्ता देखा। यह रिश्ता एक दीनी आलिम का था जो एक मदरसे में पढ़ाते थे। उनकी पहले 2 बेटियां थी। क्योंकि उनकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और वो अपना घर संभालने के लिए किसी औरत का साथ चाहते थे, यूं शहरबानो का निकाह उनके साथ कर दिया गया। शहरबानो इस बार बहुत घबराई हुई थी। उसे रह रहकर पिछली बात याद आ रही थी, लेकिन वो अपने मां बाप को अपने खौफ के बारे में नहीं बता सकती थी। वो दिल दिल में अल्लाह से दुआएं मांगने लगी कि अब ऐसा कुछ भी ना हो और उसका घर बस जाए, उसके मां बाप को भी उसकी तरफ से सुकून आ जाए। लेकिन शायद उसकी किस्मत में अभी और परेशानियां लिखी हुई थी। इसीलिए जैसे ही शहरबानो की रुखसती हुई और वो कमरे में तन्हा थी तो अब की बार भी उसके साथ वैसा ही हुआ जैसा कि पिछली दफा हुआ था। शहरबानो को जब होश आया तो उसका शौहर सामने ही खड़ा था और उसके चेहरे पर परेशानी और फिक्रमंदी थी। वो शहरबानो से कहने लगा कि तुम कहाँ गई थी? मैं कब से यहां पर तुम्हारा मुंतजिर था। जबकि शहरबानो के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे इल्म नहीं मैं कहाँ गई थी, मैं तो यहीं पर आपका इंतजार कर रही थी। लेकिन उसका शौहर गुस्से में आगब गुला हो गया और कहने लगा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं झूठ बोल रहा हूं। शहरबानो के शौहर ने गुस्से में उसे मुखातिब किया और यूं ये बहस बढ़कर तलाक पर खत्म हुई। शहरबानो दूसरी बार तलाक का दाग लेकर अपने मां बाप के घर वापस चली गई। उसके मां बाप ने जब दोबारा उसे दरवाजे पर देखा तो उनकी हिम्मत जैसे खत्म हो गई और वो जमीन पर गिरते चले गए। मां की हालत बहुत बुरी थी। वो शहरबानो के ऊपर दूसरी बार ये क्यामत देखकर कांप उठी। अब की बार उन्हें शहरबानो से कुछ भी पूछने का ख्याल नहीं आया, क्योंकि शहरबानो के चेहरे के ऊपर सारी दास्तान साफ साफ लिखी हुई थी। शहरबानो की जहनी हालत उस वक्त बहुत खराब थी। उसकी जिस्मानी हालत भी ठीक न थी। जिस्म पर जख्मों के निशान थे और वो उस वक्त इतनी निढाल थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। शहरबानो के बाल बिखर कर उलझे हुए थे और उसके बालों में मिट्टी और गर्द लगी हुई थी। शहरबानो अब की बार बहुत टूट चुकी थी। अपने मां बाप को सामने देखकर वो ऊंची ऊंची रोने लगी और कहने लगी उसकी मां के लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन शहरबानो उस वक्त दर्द की इंतहा पर थी। यही वजह थी कि वो संभल नहीं पा रही थी। सारी रात वो उसी हालत में रही और फिर रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता न चला। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने एक अज़्म के साथ कुछ सोचा और सीधी अपने मां बाप के पास चली आई। जब उसने वही बात अपने मां बाप से कही तो वो खामोशी से बेबसी भरी निगाहों से उसे देखती रह गई। जबकि शहरबानो कहने लगी कि अगर आप दोनों मेरा साथ नहीं देना चाहते तो ना दे, लेकिन मैं अब की बार सुल्तान के दरबार जाऊंगी और उनसे अपने लिए इंसाफ मांग लूंगी। बेवजह मुझे दोबारा तलाक हुई है। मुझे बदकिरदार कहा गया, मेरे किरदार पर उंगलियां उठाई गई, मेरे वजूद को नोचा गया। मैं कैसे खामोश रह सकती हूं? और आप सिर्फ लोगों की बातों की परवाह की वजह से अपनी बेटी के साथ ये जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे?
शहरबानों ने अपने माँ बाप को मुखातिब करके कहा। उन दोनों के पास सिवाय आंसुओं के इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो दोनों उस वक्त निढाल बैठे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। ताहम जैसे ही दरबार का वक्त हुआ तो शहरबानो दरबार चली आई। वो अकेली लड़की थी जो उस तरह चेहरा उठाकर और तनतनहा सुल्तान के दरबार में आई थी। उसने वहां पर अपनी अर्जी जमा करवा दी थी, लेकिन वो फिर भी सुल्तान के दरबार में उनसे मिलकर जाना चाहती थी, जबकि वहां के दरबान उसे वापस भेजना चाह रहे थे। लेकिन वो अपनी जिद की वजह से वहीं पर बैठी रही और उसका कहना था कि जैसे ही दरबार लगेगा वो सुल्तान से मिलकर जाएगी। उसके ऊपर जो जुल्म हुआ है वो सुल्तान को बताकर जाएगी। उस लड़की के लहजे और आंखों में कुछ ऐसी बात थी कि दरबान खामोश हो गए। कुछ देर के बाद जब दरबार लग चुका तो वो फौरन उठ खड़ी हुई। अब की बार दरबान ने उसे नहीं रोका और वो सीधी सुल्तान के दरबार में हाजिर हो गई। सुल्तान ने जब उस लड़की को उस हुलिये में आते देखा तो उसे बड़ी हैरत हुई और उसने अपने पास बैठे मुशीर से उसके बारे में पूछा, क्योंकि शहरबानो पहले ही अर्जी जमा करवा चुकी थी। मुशीर ने उसकी अर्जी पढ़कर सुनाई। सुल्तान हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। इतने में शहरबानो उठ खड़ी हुई और सर उठाकर सामने तख्त पर बैठे हुए सुल्तान की तरफ देखा और कहने लगी, मेरे सुल्तान, मैंने इस अर्जी में जो कुछ लिखा है वो सब सच है। वो सब मेरी आप बीती है। ये देखिए, मेरे जिस्म पर अभी भी इन खरोंचों के निशान हैं। मेरे कपड़े फटे हुए हैं और मेरे बाल उलझे और बिखरे हुए हैं। मेरी आंखें रो रो कर खुश्क हो चुकी हैं और मैं इस वक्त गम और मातम की मुजस्सम तस्वीर बनी हुई हूं। मैं किस तरह झूठ बोल सकती हूं? मेरे साथ दोबारा ऐसा हो चुका है और नाहक मुझ बेगुनाह को मेरे शौहर ने दोनों बार तलाक दे दी। मैं कब तक इस अजियत से गुजरती रहूंगी? मुझे इससे निजात दिलाए। उस लड़की ने अपनी फरियाद दरबार में रखी तो सुल्तान कहने लगे, लेकिन तुमने तो अर्जी में कहा है कि वो जिन्नात तुम्हारे ऊपर बदकारी करते हैं। आखिर तुम ये बात कैसे कह सकती हो? कोई जिहोश इंसान कभी इस तरह की बात नहीं कर सकता। सुल्तान ने कदरे गुस्से से उस लड़की को मुखातिब करके कहा, जबकि वो कहने लगी, मैं सच कह रही हूं। मैंने उन जिन्नात को बारहा अपने ख्वाब में देखा। वो कदो कामत में बहुत बड़े हैं और आज तक उनके चेहरे मेरे सामने वाजे नहीं हुए, लेकिन मैं जानती हूं कि वो आम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। वो दोनों ही मुझे गायब करके ले जाते हैं और फिर मेरे साथ बदकारी करके मुझे वापस वहीं पर छोड़ जाते हैं। मुझे उनके अपने साथ ले जाने का पता नहीं चलता, इसलिए मैं ये तो नहीं बता सकती कि वो मुझे कैसे लेकर जाते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि उन दोनों ने मेरे साथ बदकारी की और दोनों बार उनकी बदकारी की वजह से मुझ पर इल्जाम लगा और मुझे तलाक हुई। इसी के नतीजे में आज मैं आपके सामने इंसाफ मांगने के लिए खड़ी हुई हूं। मुझे इंसाफ चाहिए। शहरबानो ने वजाहत से कहा तो सुल्तान कहने लगे, कैसे कैसे मैं तुम्हें इंसाफ दे सकता हूं? यहां पर बैठे किसी भी शख्स को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। कोई भी शख्स ये मानने को तैयार नहीं कि तुम जिन्नात की बदकारियों का निशाना बनी हो। सुल्तान ने उस लड़की को मुखातिब करके कहा, जबकि वो कहने लगी, ये देखें कि मेरे बदन पर जो निशान है क्या ये किसी इंसान का काम है? और फिर आप ही बताए बंद कमरे में से मैं कैसे वहां से चली गई, जबकि बाहर मेरा शौहर बैठा हुआ था। लेकिन मैं खुद कमरे से गायब हो गई। मुझे इस जंगल में थोड़ा सा होश आया था और मैंने अपने ऊपर झुके हुए 2 जिन्नात को देखा था। इसके बाद मुझे खबर नहीं। जब दोबारा होश आया तो मैं अपने कमरे में मौजूद हूं। आखिर ये सब क्या है? अगर कोई इंसान है तो किसी को तो नजर आता, कोई तो उसे देखता। शहरबानो ने दुख भरे लहजे में कहा तो सुल्तान खामोश हो गए। उस वक्त सारे दरबार में सन्नाटा तारी था। हर कोई अपनी जगह पर सोचने पर मजबूर था कि आखिर वो लड़की सच भी कह रही है कि नहीं। सुल्तान को भी पहली बार किसी फैसले में इस तरह मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि उनका दिल उसी लड़की की बातों से मुतमईन नहीं हो रहा था। लिहाजा
वो कुछ देर सोच में मुब्तला रहे। तमाम दरबारी उनकी तरफ देख रहे थे। उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे सुल्तान बहुत मुश्किल में है। लेकिन कुछ देर के बाद ही सुल्तान ने अपने मखसूस अंदाज में दरबारियों को मुखातिब करके कहा कि अभी कोई भी इस लड़की की गवाही नहीं दे रहा और इस लड़की के पास अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। लिहाजा मैंने फैसला किया है कि जैसे ही ये लड़की अपनी इद्दत मुकम्मल कर लेगी तो इसकी शादी मेरे खास वजीर के बेटे के साथ कर दी जाएगी और फिर देखा जाएगा कि आखिर ये लड़की सच बोल रही है या नहीं। इसके बाद इस मुकदमे का फैसला किया जाएगा। वहां पर मौजूद हर शख्स हैरान था और सुल्तान की फम और फरासत का कायल हो गया। सुल्तान ने जिस अंदाज में इस मुकदमे का फैसला किया था, सब हैरान होकर रह गए थे। शहरबानो भी हैरान परेशान खड़ी थी। वो दोबारा से इस अजियत में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब चूंकि वो खुद सुल्तान के पास इंसाफ के लिए आई थी, इसलिए वो सुल्तान की बात मानने पर मजबूर थी। शहरबानो अपने दुखी वजूद को घसीटते हुए घर ले आई और फूट फूट कर रोने लगी। न जाने अब क्यों उसे इतना रोना आ रहा था। ये इद्दत का अरसा बहुत जल्दी गुजर गया था, ताहम शहरबानो ने उसे गिन गिन कर गुजारा था और जैसे उसकी इद्दत खत्म हुई तो सुल्तान की तरफ से उसे बुलावा आ गया। शहरबानो उस दिन से तो डर रही थी, लेकिन मरता क्या न करता कि मिज़दाक अब उसे जाना ही था, क्योंकि वो अपने मां बाप को पहले ही अपनी शादी के बारे में बता चुकी थी। इसलिए वो भी उसके साथ ही चल पड़े। उन्हें जो पहले लोगों की बातों का खौफ था, अब वो खौफ उतर चुका था और वो यही चाहते थे कि उनकी बेटी को इंसाफ मिल जाए ताकि वो अपनी आने वाली जिंदगी सुकून से गुजार सके। शहरबानो अपने मां बाप के साथ उस दरबार में आ गई थी। दरबार में आज भी वही सब लोग मौजूद थे जो पहले उस फैसले के वक्त थे। आज हर कोई हैरान था और आने वाले वक्त का सोच सोच कर परेशान था। किसी को कुछ अंदाजा न था कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन अब शहरबानो के सच और झूठ से पर्दा उठाने का वक्त आ चुका था। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर शहरबानो के साथ ये सब कैसे हो रहा है और वो कौन से जिन्नात का जिक्र करती है। यही वजह थी कि सुल्तान के दरबार में सबके सामने शहरबानो का निकाह सुल्तान के खास वजीर के बेटे के साथ कर दिया गया। शहरबानो उस वक्त सादा से हुलिये में मलबूस थी। वो उसी तरह रुखसत होकर अपने शौहर के साथ उसके घर चली गई। शहरबानो उस वक्त बहुत घबराई हुई थी और उसी हालत में वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसका शौहर भी उसके पास ही मौजूद था। उसे ये सोच सोच कर परेशानी हो रही थी कि अगर आज भी पहले की तरह ही हुआ तो वो क्या करेगी। जैसे जैसे रात गुजरती जा रही थी, शहरबानो की परेशानी और घबराहट में इजाफा हो रहा था, लेकिन उसका शौहर उसके पास कमरे में मौजूद रहा। उसने शहरबानो को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। वो शहरबानो से इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन शहरबानो की घबराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर जैसे ही रात दूसरे पहर में दाखिल हुई तो शहरबानो के शौहर ने उसके साथ थोड़ी बेतकल्लुफी दिखाई और उसके करीब हो गया। शहरबानो घबरा रही थी, लेकिन उसका शौहर अब अपना हक हासिल करना चाहता था। अगले दिन उस वक्त सुल्तान के दरबार में एक बार फिर मजमा लगा हुआ था। खासम वक्त पर जमा थे और हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर रात उस लड़की के साथ क्या हुआ। क्या एक बार फिर से उसे जिन्नात उठाकर ले गए? क्या एक बार फिर जिन्नात ने उसके साथ बदकारी की? मुख्तलिफ ज़हनों में मुख्तलिफ सवालात गर्दिश कर रहे थे और लोग इन सवालात का जवाब तलाश करने के लिए सुल्तान के दरबार में मौजूद थे। हर कोई अपने अपने तौर पर अंदाजा लगा रहा था, लेकिन किसी को भी हकीकत के बारे में इल्म न था जब तक कि वो लड़की यहां ना आ जाती। सुल्तान का दरबार लग चुका था और सुल्तान के आने में अभी कुछ वक्त बाकी था कि इतने में शहरबानो और उसके शौहर दोनों उस दरबार में चले आए। शहरबानो उस वक्त पूरे होश में लग रही थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर परेशानी नहीं थी। आज उसके जिस्म पर खरोंचे नजर नहीं आ रही थी।
और न ही उसका लिबास फटा हुआ था। शहरबानों को उस साफ सुथरी हालत में देखकर हर कोई हैरान था। उनका ख्याल था कि शहरबानो बहुत जख्मी हालत में होगी और न जाने उसके साथ क्या कुछ हुआ होगा। शहरबानो के मां बाप भी वहीं पर मौजूद थे कि इतने में सुल्तान अपने दरबार में तशरीफ ले आए और अपने तख्त पर विराजमान हो गए। हर किसी ने ताजीम झुककर उन्हें सलाम पेश किया और इसके बाद अपनी नशिस्त संभाल ली। आज दरबार खचाखच भरा हुआ था। लोग बाहर तक खड़े थे और सुल्तान के इस तारीखी फैसले के मुंतजिर थे कि फिर उस लड़की के बारे में जानकर सुल्तान का फैसला क्या होता है। सुल्तान के चेहरे पर भी उस वक्त थोड़ी बेचैनी थी। उन्हें भी उस लड़की की हकीकत के बारे में जानना था ताकि अपने इंसाफ की रोशनी में उसके लिए फैसला कर सके। कुछ देर के बाद दरबार की कार्रवाई बाकायदा तौर पर शुरू हो गई। शहरबानो और वजीर का बेटा, जिसके साथ शहरबानो की शादी हुई थी, ताजीमन खड़े हो गए। सुल्तान ने शहरबानो से कहा, कहो लड़की रात क्या मामला पेश आया। सुल्तान ने बारोब अंदाज में पूछा तो शहरबानो ताजीम झुककर कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, रात को सब खैरियत रही। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा पहले 2 बार हुआ था। शहरबानो ने आहिस्ता आवाज में कहा तो सुल्तान मुअज्जम चौंक उठे और वजीर के बेटे की तरफ सवालिया नजरों से देखकर कहने लगे कि रात क्या मामला पेश आया। क्या ये लड़की सच कह रही है? और अगर ये अब सच कह रही है तो फिर पिछली 2 बार इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? वजाहत पेश करो। सुल्तान मुअज्जम ने दरियाफ्त किया तो वजीर का बेटा ताजीमन झुककर कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, रात में अपनी बीवी के साथ तन्हा था। मैंने उसे एक लम्हे के लिए भी कमरे में तन्हा नहीं छोड़ा। आपकी हिदायत के मुताबिक मैं हर पल इसके साथ मौजूद रहा। ये सो गई थी और मैं अपने हुकूक के ज़ौजियत भी अदा करने वाला था कि एकदम मेरी बीवी ने मुझे पीछे झटका दे दिया। इसने मुझे अपने करीब आने नहीं दिया और ये ऐसी उठ खड़ी हुई जैसे नींद में हो और फिर बाहर की तरफ लपकने लगी। मैंने एकदम इसे रोक दिया। इससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। मेरे पूछने पर भी ये कुछ नहीं बोली और बाहर की तरफ जाने लगी। मैंने कुछ सोचकर उसे जाने दिया और उसके पीछे पीछे चलता गया। मैंने देखा कि ये घर से बाहर निकल गई। मुझे तशवीश होने लगी। मैं इसके पीछे पीछे ही था। ये मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर जंगल की तरफ जा रही थी। इसे कुछ होश न था और ये नींद में चलती जा रही थी। ये होशो-वास से बेगाना चल रही थी। जंगल में रास्ते में कई झाड़ियों ने इसे जख्मी किया। एक जगह से इसके कपड़े अटक कर फट गए, जबकि ये फिर भी नहीं रुकी, आगे बढ़ती चली गई। फिर जंगल के बीचों बीच पहुंचकर ये वहां रुक गई और वहां पर एक जगह पर बैठ गई। कुछ देर वहां बैठे रहने के बाद ये यूं ही उठकर वापस आ गई। ताहम अब इसके चेहरे पर दर्द और तकलीफ के आसार थे और इसी तरह वापस घर आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। मैं बहुत हैरान था। ये क्या कर रही थी? नींद में चल कर जाना और फिर इसी तरह वापस आना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इसके बाद सारी रात मैं सो नहीं सका। वजीर के बेटे ने सुल्तान के आगे सारी हकीकत बयान कर दी। दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान था। आखिर फिर ये क्या मामला है? सुल्तान के चेहरे पर भी सोच की लकीरें वाज़ेह थी कि इतने में सुल्तान ने शहरबानो के मां बाप को मुखातिब किया और कहा, क्या तुम्हारी लड़की को नींद में चलने की बीमारी है? शहरबानो की मां ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, जब ये छोटी थी तो तब इसे ये बीमारी हुई थी। हकीम साहब ने इलाज कर दिया था। इसके बाद ये ठीक हो गई थी। जब कभी ये परेशान होती है या इसे किसी बात का खौफ होता है तो फिर ये उस खौफ से भागने लगती है और नींद में चलने लगती है। वैसे ये बिल्कुल ठीक रहती है। शहरबानो की मां ने बताया तो सुल्तान ने कहा कि आखिर ये जंगल की तरफ ही क्यों जाती है? तो सुल्तान के इस्तफसार पर शहरबानो की मां कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, ये जब छोटी थी तो किसी ने इसे अगवा कर लिया था और इसे जंगल की तरफ ले गया था। वहां पे उसने इसके साथ बदफेली की थी। मेरी बच्ची इसके बाद हमें नीम मुर्दा हालत में मिली थी। इस वाकये के बाद ही इस पर असर हो गया और ये नींद में चलने लगी।
शहरबानो की मां ने रोते हुए कहा। सारे दरबार पर सन्नाटा छा गया। किसी को भी इस बात की तवक्को न थी। सुल्तान ने फौरन शहरबानो की मां से कहा कि वो कौन लोग थे। क्या तुम लोगों ने काजी से शिकायत की थी? सुल्तान ने अपने मखसूस जलाली अंदाज में पूछा तो शहरबानो की मां झिझक कर कहने लगी कि उन लोगों का तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने काजी से शिकायत नहीं की। मेरी बच्ची मरते मरते बची थी तो मेरे शौहर ने मना कर दिया था कि अगर काजी तक ये बात गई तो फिर मेरी इज्जत सरे बाजार उछाली जाएगी, इसलिए उन्होंने शिकायत करने से मना कर दिया था। शहरबानो की मां की बात सुनकर सुल्तान गुस्से में आ गए। कहने लगे, तुम लोगों को शिकायत करनी चाहिए थी। और फिर एकदम शहरबानो से पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है वो कौन था जिसने तुम्हारे साथ ये बदफेली की? सुल्तान का सवाल सुनकर शहरबानो ने आहिस्ता से हाँ में सर हिला दिया, और उसके हाँ में सर हिलाते ही सारा दरबार जैसे सन्नाटे में आ गया। अगर शहरबानो उसे पहचानती थी तो इसका मतलब कि आज उसे सरेआम फांसी दी जाएगी। हर कोई एक दूसरे की तरफ शक भरी निगाहों से देख रहा था। सुल्तान ने शहरबानो से पूछा, कौन है वो? बताओ लड़की, ताकि उसे सजा मिल सके। वो ये बदफेली करके कैसे जिंदा रह सकता है? मेरे दौरे हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुमने पहले ही उसके खिलाफ शिकायत की होती तो आज वो यहां जिंदा न होता। सुल्तान ने बहुत गुस्से और जलाल से कहा तो शहरबानो ने एक सिमत को अपनी उंगली उठा दी। उसकी उंगली की सिमत में देखा तो हर कोई अपनी जगह पर हैरान और परेशान रह गया। उसके साथ खड़ा उसका शौहर भी हैरत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। शहरबानो की निशानदेही करने पर सुल्तान ने दोबारा उससे पूछा, क्या तुम सच कह रही हो कि यही वो आदमी है? शहरबानो ने हाँ में सर हिला दिया। सुल्तान फौरन अपने खास वजीर की तरफ मुतवज्जो हुए, जिसकी तरफ उंगली उठाई थी। सुल्तान ने अपने मखसूस अंदाज में उससे पूछा, कहो अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है। लेकिन उस वक्त वजीर खास के पास कहने को कुछ भी न था, जबकि शहरबानो का शौहर मलामत भरी निगाहों से अपने बाप की तरफ देख रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका बाप इस तरह की बदफेली में मुलव्वस हो सकता है। इसके बाद सुल्तान ने फैसला सुना दिया और वजीर खास को फांसी की सजा दी गई। वो रहम की अपील करता रह गया, लेकिन सुल्तान ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। सुल्तान ने शहरबानो के शौहर को खास तौर पर यह हुक्म दिया कि वो शहरबानो को अपनी बीवी के रूप में कबूल करे और उसके साथ इसी तरह से जिंदगी गुजारे जैसे मियां बीवी एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। सुल्तान ने शहरबानो के मां बाप को भी इस बात की सरजनिश की कि आखिर उन्होंने पहले क्यों हकीकत छुपाई। उन्हें पहले इस अमल के बारे में काजी के पास जाना चाहिए था। इसके बाद सुल्तान ने दरबार में मौजूद सब लोगों को इस बात की ताकीद की कि जब भी कुछ ऐसा वाकया हो तो लाजमी काजी के पास जाएं और उससे इंसाफ मांगे, ताकि आपके मुजरिम को बरवक्त सजा मिल सके। सुल्तान के फैसले पर सारा मजमा अशश कर उठा था। हर एक ने सुल्तान के फैसले को सराहा था और उनकी फम और फरासत के गुण गाने लगा। इसके बाद दरबार बर्खास्त हो गया। वजीर का बेटा उस वक्त गहरे दुख में मुब्तला था। शहरबानो अपने शौहर की ये हालत देखकर शर्मिंदा दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका शौहर एकदम खड़ा हो गया और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरे बाप को माफ कर देना, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। शहरबानो के शौहर ने रोते हुए उससे माफी मांगी तो अपने शौहर के दोनों हाथ थाम कर रोने लगी। कहने लगी, बेटी हमें माफ कर देना, हम बचपन में तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सके और फिर तेरे मुजरिमों को सजा नहीं दे सके। वो काम भी तूने खुद ही किया। हम लोगों की बातों से डरते थे। हमें इस बात का डर था कि अगर लोगों को ये बात पता चली तो तेरी शादी नहीं हो सकेगी। यही वजह थी कि हम अपने आप में ही घुलने लगे और इस गम को बर्दाश्त करने लगे। लेकिन तूने हिम्मत दिखाकर आज एक मिसाल कायम कर दी है। अपने लिए खुद इंसाफ लिया है और क्या खूब इंसाफ हुआ है। मेरा रब आगे के मामलात में भी तुम्हारी इसी तरह मदद फरमाए। शहरबानो के बाप ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा,
तो शहरबानो की आंखें भीग गई। वो कहने लगी, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। मैं जानती हूं कि आप लोगों की बातों से खौफजदा थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब मैं सर उठाकर जी सकूंगी और मुझे किसी की बात का कोई डर नहीं। शहरबानो ने एक अज़्म से मुस्कुराते हुए कहा। शहरबानो को इंसाफ मिल गया था। अगले दिन वजीर खास को शहर के मखसूस चौराहे में सरेआम फांसी दे दी गई, ताकि सारी अवाम इससे इबरत पकड़े और कोई भी दोबारा इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न कर सके। इस वाकये के बाद शहरबानो का शौहर यूं तो अपने बाप की हरकत की वजह से उससे शर्मिंदा रहा, लेकिन शहरबानो की मोहब्बत और खिदमत ने उसका दिल जीत लिया और अब वो दोनों मियां बीवी के तौर पर अपनी जिंदगी खुशियों से भरपूर गुजारने लगे। उन दोनों के 2 बच्चे हैं और वो अपने घर में खुश और मुतमईन है। शहरबानो को अब दोबारा कभी नींद में चलने का दौरा नहीं पड़ा और न ही उसे बुरे ख्वाब दिखाई देते हैं। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।